सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हो सब लोग? अच्छे हैं सर। बढ़िया। एकदम अच्छा, तो कैसी चल रही है आपकी हिस्ट्री? बढ़िया सर, इतिहास को जिए जा रहे हो या फिर बुलाए जा रहे हो? जिए जा रहे हो। जिए जा रहे हो। क्लास में है सर। चलो अच्छी बात है। तो कल हमने किसको जिया? मौर्य काल की कला संस्कृति को। ठीक है, कल हमने इसको जिया। अच्छा, इसमें मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो कल सारी चीजें हमने कर ली, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। ठीक है, आज अपने गुप्त काल की बात करेंगे। अच्छा, दो तीन चीजें एक बार और बता देता हूं मैं। हमने कल बात की अभिलेखों की। किसकी बात की? अपने अभिलेखों की सर। हाँ, अभिलेखों की बात की, जिसमें से नंबर 1 प्रकार था शिलालेख। ठीक है, नंबर 2 स्तंभलेख, और नंबर 3 गुहाभिलेख। हाँ, गुहाभिलेख। ठीक है। अच्छा, शिलालेखों के बारे में मैंने बताया कि किस तरह से इस पर 14 लाइनें मिली हैं, यानी 14 की इनकी संख्या थी। लघु और बृहत में इनको बांटा गया है। लघु का शिलालेखों का कोई पता नहीं था। हमने बृहत की बात की कि किस तरह से इसके 6 या 7 स्थान थे, वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। ठीक है, 8 स्थान थे, जिसमें से मैंने बताया कि जो भारत वाले हैं वो ब्राह्मी लिपि में रचे गए हैं शिलालेख, और जो बाहर वाले हैं भारत से बाहर वो खरोष्टी लिपि में है। एक एरीगुड्डी करनूल जिला आंध्र प्रदेश का मैंने बताया था, जो किसमें था? ब्रुस्टोफेदन लिपि में था। ठीक है, ब्रुस्टोफेदन वैसे तो कल ही मैंने देखा था कि जो अंकन किया जाता है ना, जो शिलालेखों पर अंकन किया जाता है, उस चीज को शायद तक ब्रुस्टोफेदन लिपि कहते हैं। ठीक है, जो ब्रुस्टोफेदन लिपि के बारे में अपने पढ़ रहे थे कि एरोगुड्डी जो करनूल जिला आंध्र प्रदेश का जो शिलालेख है वो ब्रुस्टोफेदन लिपि में है। शिलालेखों की अपने बात कर गए थे। ठीक है, उसके बाद में अपने बात की किसकी? स्तंभ लेखों की। इसके भी 2 प्रकार हैं। स्तंभ का मतलब मैंने जैसे समझाया था आपको कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने समझाई थी चीजें। अच्छा, स्तंभ लेखों की जहां पर अपने बात की तो 6 तो बृहत मिलते हैं अपने को, और 5 कौन से मिलते हैं? लघु स्तंभ लेख मिलते हैं। लघु स्तंभ लेखों में मैंने सारनाथ का स्तंभ लेख पढ़ाया था आपको, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके बारे में काफी प्रश्न बढ़ते भी हैं, क्योंकि आधुनिक भारत का ये प्रतीक चिन्ह माना जाता है। सत्यमेव जयते इस पर लिखा हुआ है। अशोक का ये सर्वोत्कृष्ट नमूना माना जाता है शासन काल का। तो इस चीजें अपने कल कर गए थे। ठीक है, फिर अंत में जाते जाते मैंने तेजी से थोड़ी चीजें बताई थी गुहाभिलेखों के बारे में। गुहाभिलेखों के बारे में मैंने 3 अशोक के द्वारा रची की चीजें बताई थी। एक तो कौन सी? करण चौपार। ठीक है, और एक विषम झोपड़ी, और एक कौन सी बताई थी? सुदामा। ठीक है, ये तीनों की तीनों बिहार में हैं और बारबरा की पहाड़ी पर हैं। कहां पर हैं? बारबरा की पहाड़ी पर हैं। ये कुछ जाते हुए चीजें बताया गया था आपको। ये कल की क्लास में हमने क्या कि कला की बात की थी, किसकी? मौर्य काल की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है। मैंने सोचा थोड़ा सा दोहरा लिया जाए इस चीज को। ठीक है, आज अपने बात किसकी करेंगे? गुप्त काल की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? गुप्त काल की बात करेंगे। तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, फिर बात करते हैं गुप्त काल के बारे में। देखो, इसके बीच में कुछ और भी वंशज हुए कुषाणों के जैसे। ठीक है, वो चीजें तो इंपॉर्टेंट नहीं अपने लिए। अपने लिए सीधा मौर्य काल से गुप्त काल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर गुप्त काल की बात करूं मैं तो देखो, ऐसे तो बहुत सारे शासक हुए गुप्त काल में, बट कुछ मुख्य मुख्य जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उनके बारे में अपनी बात करेंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि गुप्त काल की अगर मैं बात करूं तो कला और संस्कृति साहित्य की, कला संस्कृति साहित्य और विज्ञान के मामले में गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है? स्वर्णिम युग कहा जाता है। फिर अगर मैं गुप्तों की बात करूं कि गुप्त थे कौन, देखो ये मान लीजिए क्या है? राज्य है। सेंटर में क्या अपना कोई राज्य है। इसकी जो सीमाएं है ना, इसकी जो सीमाएं हैं, यहां पे जो शासक नियुक्त किए जाते थे वो क्या कहलाते थे? सामंत। क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। ठीक है,
और अगर मैं गुप्तों की बात करूं तो कुषाणों के सामंत माने जाते हैं। कुषाणों के सामंत माने जाते हैं कौन? गुप्त। और ये सीमावर्ती क्षेत्रों पर स्थित होते हैं, ये आप चीज याद रखना, ठीक है। सीमावर्ती क्षेत्रों पर जो नियुक्त किए जाते हैं वो सामंत कहलाते हैं, और गुप्त कौन थे? कुषाणों के सामंत थे। ये चीज को आप याद रखना। अच्छा, फिर मेन बात आती है कि गुप्तों में जो एक तो चलो ऐसे तो बहुत सारे शासक हुए, बट जो इंपॉर्टेंट है वो अपने देखो। सबसे पहले अपने चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? ओ सॉरी, चंद्रगुप्त, ठीक है। सबसे पहले चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद में पढ़ा जाता है किसको? समुद्रगुप्त को, जो मतलब मेन है ना उसके। वैसे तो इसके 15-16 है, मैं सारे नाम तो आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक चंद्रगुप्त, और फिर बिंदु सॉरी इसका जो समुद्रगुप्त है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा जाता है, एक स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ा जाता है, एक भानुगुप्त का नाम मिलता है। भारत का प्रथम सती होने का उल्लेख उसके शासनकाल में मिलता है। ये कुछ 4 एक शासक है जिनके बारे में गुप्त काल में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, ठीक है। एक चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ज्यादा पढ़ा जाता है। अपने उनके बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि जो गुप्त काल की अगर बात करूं तो इसका संस्थापक जो है वो कौन है? वो माना जाता है श्रीगुप्त को। किसको? श्रीगुप्त को माना जाता है। ये कौन है? संस्थापक है किसका? गुप्तों का, या गुप्त काल का संस्थापक माना जाता है श्रीगुप्त को। इतना कुछ ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती इसके बारे में, बस इतनी जानकारी मिलती है कि ये एक क्या था? संस्थापक है। अच्छा, अगर मैं मौर्यों की बात करूं, देखो जो मौर्य थे ना, उन्होंने उत्तर भारत में क्या किया था? राजनीतिक विस्तार करने का क्या किया था? सबसे पहले जिम्मा उठाया था। उसके बाद में कुषाण आए या फिर वाकाटक आए, उनके राजवंश जो है उन्होंने कोई इतना प्रयास नहीं किया। अगर मौर्यों के बाद में कोई प्रयास करता है किसमें? उत्तर भारत में राजनीतिक विस्तार करने का, साम्राज्य को बढ़ाने का, तो वो कौन करता है? गुप्त करते हैं। इस चीज को आप याद रखना। मौर्यों के बाद में किसी ने साम्राज्य विस्तार की नीति का क्या किया? अनुसरण किया है, तो वो किसने किया है? गुप्तों ने किया है। इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें आपके लिए लिख रहा हूं, जैसे मिटा दो एक बार मैं इसको। देखो, संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, ठीक है। अच्छा, और इसको गुप्तों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। गुप्तों का आदि पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है आदि पुरुष? ये आपके सामने है, क्योंकि सर्वप्रथम है ये शासक गुप्तों के। उसके बाद में इसके पुत्र का नाम मिलता है नंबर 2 घटोत्कच, जिसके बारे में कोई इतनी जानकारी नहीं मिलती। फिर किसका मिलता है? घटोत्कच, जो किसका पुत्र है? श्रीगुप्त का पुत्र है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 3 पर अपने को चंद्रगुप्त का नाम मिलता है, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम की अगर मैं बात करूं तो गुप्तों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये क्या? गुप्तों का वास्तविक संस्थापक, गुप्तों का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और इसके बाद में गुप्त वंश का इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास के नजरिए से। अगर मैं बताऊं कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक, गुप्त वंश का महान शासक माना जाता है किसको? समुद्रगुप्त को। इसके बाद में अपने को उल्लेख मिलता है समुद्रगुप्त के बाद में रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, आगे भी बताऊंगा। देखो, ये एक ऐसा शासक है बहुत ही निकम्मा, क्या? निकम्मा और निर्बल शासक माना जाता है रामगुप्त, ठीक है। जिसके बारे में ज्यादातर इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती। कुछ एक स्रोत हैं, वो इसके बारे में जब पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में बताऊंगा। निर्बल शासक है, इतनी कोई जानकारी मिलती नहीं। सीधा क्या है, समुद्रगुप्त के बाद में किसको पढ़ाया जाता है? चंद्रगुप्त को। बताऊंगा रामगुप्त के बारे में क्या स्टोरी है, जब मैं इसको स्पेशली पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके बारे में बात मिलती है चंद्रगुप्त की द्वितीय। बहुत ही अच्छा शासक हुआ कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इसकी एक उपाधि अभी लिख लेना आप, विक्रमादित्य की उपाधि।
विक्रमादित्य। कुल पूरे के पूरे इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य की उपाधियां हैं। सबसे पहले यहीं पर अपने को उल्लेख मिलता है विक्रमादित्य की उपाधि का, कुल 14 है। लास्ट में जो अपने पढ़ेंगे तो अंतिम टाइम में अपने को सल्तनत काल में उपाधि मिलेगी विक्रमादित्य की। उससे पहले यहीं पे कुल 14 उपाधियां हैं विक्रमादित्य की, ठीक है। सबसे पहले उल्लेख अपने को यहीं पे मिलता है, बार बार कह रहा हूं मैं। अच्छा, कुमारगुप्त, इसके बारे में बता दूं ये, ठीक है, जल्दी करो। एक बार सारे के सारे लिखवा दूंगा, फिर इसमें से इंपॉर्टेंट अपने वो करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। मिटा दूं? अच्छा, इसके बारे में इतनी चीज जानकारी। और फिर नंबर 7 पर नाम मिलता है अपने को कुमारगुप्त प्रथम। फिर मिलता अपने को क्या नाम मिलता है? कुमारगुप्त प्रथम। इसकी एक उपाधि और है, वो लिख लेना महेंद्रादित्य। कि इनके बारे में वैसे पढ़ाया नहीं जाता स्पेशलिस्ट, इतनी कोई जानकारी मिलती भी नहीं है। महेंद्रादित्य। इसके बाद में स्कंदगुप्त, इसके बाद में स्कंदगुप्त। फिर अपने को 9 नंबर पे एक शासक की जानकारी मिलती है पुष्यगुप्त की। फिर पुष्यगुप्त। फिर जानकारी मिलती कुमारगुप्त द्वितीय की। कुमारगुप्त द्वितीय। नंबर 11 बुद्धगुप्त। नंबर 12 पे याद रखना नरसिंहगुप्त, जिसको बलादित्य भी कहा जाता है। नरसिंहगुप्त, जिसको बलादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। नंबर 13 पे एक शासक का अपने को नाम मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, भानुगुप्त। इसके बारे में थोड़ी चीजें बताऊंगा मैं, क्योंकि इसके लिए ये चीज मिलती है कि इसके टाइम में भारत का प्रथम सती होने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। सती क्या होता है पता है ना? ठीक है, भानुगुप्त। इसके समय भारत के प्रथम सती होने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके समय प्रथम सती होने का उल्लेख मिलता है। कुछ शासक मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। 14 नंबर अपने को नाम मिलता है वैन्यगुप्त का, ठीक है। इसके बाद में नंबर 15 नाम मिलता है कुमारगुप्त तृतीय। क्या नाम मिलता है? कुमारगुप्त तृतीय। अंतिम शासक जो माना जाता है गुप्त काल का, विष्णुगुप्त। कौन है? विष्णुगुप्त माना जाता है, ठीक है। गुप्तों का अंतिम शासक। कुल ये शासक हुए। इसमें से जो चीजें इंपॉर्टेंट मिलती है अपने को, उसके बारे में अपने बात करेंगे। आप एक बार इसको लिखो। सबसे पहले अपने चंद्रगुप्त प्रथम की ही बात करेंगे। शेरगुप्त के बारे में कोई इतनी जानकारी नहीं मिलती अपने को। पुस्तक का क्या नाम है? किसके? विष्णुगुप्त, एक पुस्तक है इसके विष्णुगुप्त की। नहीं, वो ये विष्णुगुप्त कौटिल्य नहीं है ये। और मैं कौटिल्य नहीं, और पुस्तक है होगी, अपने सामने आ जाएगी तो अपने बात कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, उतार लिया सर, छाप लिया, मिटा दो। अच्छा, अब अपने बात करते हैं किसकी? चंद्रगुप्त प्रथम की। चंद्रगुप्त प्रथम। अच्छा, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ चीजें वैसे बता देता हूं आपको। सबसे पहले तो इसका शासनकाल लिख देते हैं अपने, ठीक है। इसका शासनकाल मिलता है 319 ईस्वी से
335 ईस्वी के आसपास, ठीक है, 335 ईस्वी तक। अच्छा, एक तो ये गुप्तों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अच्छा, इसके समय क्या हुआ कि इसने अपने शासनकाल के दौरान, ठीक है, जब ये शासक बना तो एक इसने क्या कि संवत जारी किया, जिसको किस नाम से जाना जाता है? गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। किस संवत के नाम से? गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। फिर ये लिच्छवी वंश, जो वैशाली का जो लिच्छवी वंश है, उसकी राजकुमारी होती है कुमार देवी, उससे विवाह करता है। ऐसा करने वाला ये प्रथम शासक माना जाता है। उसके बाद में इसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। किसकी? महाराज धीराज की उपाधि धारण की। और इसके बारे में सबसे पहले कि गुप्तों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। फिर अपने राज्य आरोहण के समय इसने एक संवत, ठीक है, एक क्या किया? संवत, या फिर जो नवीन संवत जारी किया, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? गुप्त संवत। 319 ईस्वी है ना राज्यारोहण का समय इसका, 319 ईस्वी के पास, ठीक है, गुप्त संवत जारी किया इसने। अच्छा, जो वैशाली के लिच्छवी वंश की राजकुमारी, जिसका क्या नाम बता रहा हूं मैं? कुमार देवी। उस कुमार देवी से क्या किया इसने? विवाह किया, ठीक है। और इसी के नाम पे चलाए थे सिक्के इसने, सोने के, इसी के नाम पे कुमार देवी से विवाह किया, इसी के नाम के सिक्के प्रचलित किए, ठीक है। सिक्के प्रचलित किए सोने के सिक्के प्रचलित किए थे, ठीक है। और ऐसा करने वाला ये प्रथम शासक माना जाता है। ऐसा करने वाला क्या माना जाता है? प्रथम शासक माना जाता है, ठीक है। इसको आप एक बार लिखो। लिख लिया क्या? मिटा दूं? मिटा दूं? अच्छा, एक महाराज धीराज की उपाधि और लिख लेना इसकी, महाराज धीराज, ठीक है, की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक माना जाता है, ठीक है। महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम शासक माना जाता है, ठीक है। अपने बात करेंगे समुद्रगुप्त की। मिटा दो इधर वाला, ये लिख लिया, इधर वाला सारा लिख लिया, छाप लिया। मिटा दो। अच्छा,
अपने बात करते हैं किसकी, समुद्रगुप्त की। देखो अगर मैं समुद्रगुप्त की बात करूं तो पहले शासनकाल इसका 335 ईस्वी से 375 ईस्वी के तक इसका शासनकाल अपने को मिलता है। अच्छा, एक तो जैसे मैं बता रहा हूं कि गुप्त वंश का यह सबसे क्या है, महान शासक माना जाता है। और इसकी सबसे अच्छी जानकारी अपने को कहां से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से। कहां से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, अगर मैं प्रशस्ति की बात करूं कि प्रशस्ति क्या चीज होती है, तो प्रशस्ति जो होती है जिसमें किसी भी राजा या फिर राजवंश का पूरा का पूरा, ठीक है, किसी भी राजा या फिर राजवंश का क्या पूरे के पूरे की प्रशंसा की गई हो, वो क्या होती है, प्रयाग प्रशस्ति। नहीं, प्रशस्ति होती है। ठीक है, प्रयाग तो स्थान के नाम से जुड़ी हुई है ना, वो बताऊंगा आगे। ठीक है, राजा या फिर राजवंश, वो बताऊंगा प्रयाग क्यों रखा इसका नाम, पर राजवंश कि जिसमें प्रशंसा की हुई हो वो प्रशस्ति होती है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। देखो जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त का एक राजकीय कवि हुआ करता था, नाम क्या था, हरिसेन। उसने रची इसको, किसको, प्रयाग प्रशस्ति को। और इसको अगर मैं बताऊं आपको कि उत्कीर्ण किसने करवाया, इसको उत्कीर्ण किसने करवाया, तो एक व्यक्ति का नाम है तिलभट्ट। उस तिलभट्ट ने इसको उत्कीर्ण करवाया। है कहां पर, तो अशोक का जो कौशांबी स्तंभ लेख अपने पढ़ा था, किसका, अशोक का कौशांबी जो स्तंभ लेख था, वहां पर ये उत्कीर्ण है, जो कहां पर था, प्रयाग में था। कहां पर था, प्रयाग में था। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करूं तो कुछ इस तरह की जानकारी मिलती है अपने को, दिखाऊंगा ये सारी चीजें। ये लिखो आप एक बार। अच्छा ये लिखो, सबसे पहले तो ये गुप्तों का महान शासक माना जाता है। ठीक है, गुप्तों का क्या माना जाता है, महान शासक माना जाता है। और इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। कहां से, प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, और ये किसके द्वारा रचित है, इसका जो राजकीय कवि था समुद्रगुप्त का राजकवि, ठीक है, हरिसेन, उसके द्वारा रचित है। और इसको उत्कीर्ण किसने करवाया, तिलभट्ट ने। ठीक है, नोट लगा के लिखना एक चीज को आप, यह है अशोक के प्रयाग कौशांबी स्तंभ लेख। पिछली क्लास में जिस चीज की जिक्र कर रहा था ना मैं, इस प्रयाग कौशांबी का, इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है अब बता रहा हूं अगली बात। ठीक है, प्रयाग कौशांबी स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है। लिखो आप इस चीज को, फिर मैं आगे बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है प्रयाग कौशांबी। बता दो, बता दो क्या, समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। क्या, 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। इसीलिए जो इतिहासकार अपने को मिलते हैं कौन, विसेंट स्मिथ, वो इसको भारत का नेपोलियन कह के पुकारते हैं। क्या, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। और वैशाली के लिच्छवी वंश जो है उसका दोहित्र माना जाता है ये, वो तो अपने को वैसे पता है क्योंकि चंद्रगुप्त ने क्या प्रथम ने शादी की थी कुमार देवी प्रथम से, वहां से। ठीक है, वैशाली में, तो दोहित्र हो गया ना इनका। ठीक है, एक बार अपने इसकी बात करते हैं, प्रयाग कौशांबी स्तंभ लेख की बात करता हूं मैं। ठीक है, किस तरह से मैं इसके लिए इंपोर्टेंट बता रहा था। देखो कुछ इस तरह से
ठीक है, जो भी मान लीजिए आप। अच्छा तितली। ठीक है, ये देखो जो भी है इस तरह से स्तंभलेख है। देखो सबसे पहले तो इस पर 6 लाइनें किसकी मिलती हैं अपने को? अशोक के बारे में। किसके बारे में? अशोक के बारे में। अशोक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो 6 लाइनें मिलती है इसके बारे में, अशोक के बारे में। फिर यहां पर कुछ 1-2 लाइनें किसकी हैं? प्रयाग प्रशस्ति की। किसकी है? प्रयाग प्रशस्ति की, जो किसकी रचना है? हरिशेन की। समुद्रगुप्त के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। ठीक है, फिर देखो यहां पे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं बीरबल की। किसकी लिखी हुई हैं? बीरबल, जिसको महेश दास कहा जाता था। अकबर का नवरत्नों में एक रत्न। ठीक है, बहुत ही चतुर और चालाक था। और देखो बीरबल ने अकबर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या लिखा इन लाइनों में? इस अभिलेख या फिर शिलालेख या फिर स्तंभ लेख में क्या लिखा हुआ है अकबर के बारे में? ठीक है, फिर जस्ट इसके बाद में कुछ एक लाइनें जहांगीर की लिखी हुई हैं। किसकी? मुगल शासक जहांगीर, सलीम। ठीक है, जहांगीर की लिखी हुई है। अच्छा, उसके बाद में अपने को क्या जानकारी मिलती है कि ये जो स्थान है ना यहां पर, ये अभी भी खाली पड़ा है। ये अभी भी खाली पड़ा है। तो समझ लो आप, इस पर नाम लिखवाना है आपको, यहां पे कुछ लाइनें लिखनी है तो कुछ दम दिखाना होगा अपने को। ठीक है, ये इस खाली जगह में कुछ लिखवाना है ना, इनमें नाम आ जाएगा। चलो लिख लिया ये आपने। ये है क्या? अशोक का प्रयाग, हाँ, स्तंभ लेख। ठीक है, ये आप नोट करो इसको। यहां पे लिख रहा हूं मैं, समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। ठीक है, 100 युद्धों को क्या माना जाता है? विजेता माना जाता है। अतः इसे क्या है कि विसेंट स्मिथ जो है, कौन है? विसेंट स्मिथ जो है भारत का नेपोलियन कहकर पुकारते हैं। किसने कहा भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने। इस चीज को लिखो आप, यहां पे लिख देता हूं एक चीज और। ठीक है, मैं वैशाली के लिच्छवियों का समुद्रगुप्त क्या माना जाता? क्योंकि उसके पिता ने क्या किया था? शादी लिच्छवियों के साथ। ठीक है, तो दोहितर माना जाता है, जिसको आप नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। बिठा दूं? समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के सिक्के चलाए, वो भी सोने के। सर इसकी विदेश नीति का जो जिक्र मिलता है वो नहीं बताओगे? मैं सारी चीजें बताऊंगा सर आपको। 4 प्रकार की विदेश नीति का इसका जिक्र मिलता है, उत्तर भारत में भी, दक्षिण भारत में भी। वो बता रहा हूं, एक बार मैं इसको थोड़ी सी नोट डाउन करा दूं। समुद्रगुप्त के बारे में जो चीजें मिलती हैं, समुद्रगुप्त की युद्ध नीतियां अपने पढ़ेंगे। ठीक है, समुद्रगुप्त की जो नीतियां बताई गई है उनके बारे में, इसी के लिए तो इसको महान माना जाता है। बहुत गुल खिला है इसने। मिटा दो? अच्छा, अब देखो, लिखना इसके बारे में एक चीज और लिखना आप कि
इसने 6 प्रकार के सोने के क्या किए, सिक्के जारी किए। ठीक है, 6 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए और इसके लिए एक उपाधि धारण की, एक उपाधि धारण की, किसकी, कविराज की। वीणा बजाता था ना, इसके सिक्कों पर वीणा बजाती है, इसकी तस्वीर भी मिलती है। ठीक है, लिखना चाहो तो आप लिख लेना। अच्छा, अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में। पहले चीजें समझ लो थोड़ी सी। देखो, समुद्रगुप्त ने एक तो आर्यावृत्त में, उत्तर भारत में, एक दक्षिणापथ दक्षिण भारत में, एक उत्तर पश्चिम भारत में, एक उत्तर पूर्व भारत में 4 तरीके से, मतलब क्या है, इसने कुछ युद्ध नीतियां रची। वो भी किस तरह की युद्ध नीतियां रची, वो अपने एक बार बात कर, मिटा दो इसको। देखो हेडिंग डाल रहा हूं मैं, युद्ध नीतियां। ठीक है, देखो सबसे पहले कहां पर, उत्तर भारत, जिसको आर्यावृत के नाम से जाना जाता है, प्रस्बोधरण की नीति। किसकी, प्रत्यक्ष। देखो यहां पे जो इसने एक क्षेत्र जीते ना, यहां पर जो इसने एक क्षेत्र जीते, वहां पर थोड़ी सर लोकेशन बना के, किस चीज की उनकी लोकेशन, किस तरह से लोकेशन बना के ना समझा दो, फिर याद रह जाएगा। लोकेशन बता रहा ना, उत्तर भारत का एरिया आर्यावृत के नाम से जो जाना जाता है, ऊपर से। ठीक है, बिल्कुल, तो ये दिखेगा नहीं है ना, देखो कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये जो उत्तर भारत का जो एरिया ना, बिल्कुल ऊपर वाला। ठीक है, देखो उत्तर भारत का इतना इतना एरिया हो गया। इसके बाद में बिल्कुल दक्षिण भारत में जो देवगिरी से लेकर नीचे नीचे वाला जो एरिया है ना, वो इसका दक्षिणापथ में चला गया। और बिल्कुल इधर से लेकर जो यहां तक का जो एरिया, ये उत्तर पश्चिम का। ठीक है, उसके बाद में उत्तर पूर्व का। तो निश्चित तो एरिया होता नहीं, कैसे तो जरूरी तो नहीं है कि निश्चित स्थान से लेकर निश्चित स्थान तक इसने विजय प्राप्त की। इसका तो वैसे बांट दिया, मतलब उत्तर भारत में ऊपर का क्षेत्र, फिर दक्षिण भारत का वहां से नीचे नीचे वाला क्षेत्र, और फिर उत्तर पश्चिम का ये वाला एरिया, और उत्तर पूर्व का ये वाला एरिया भारत में। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अगर उत्तर भारत की मैं बात करूं तो प्रत्यक्ष तौर पर इसने शासन किया, वहां पर 12 लोगों को कैसे पराजित किया। कितने लोगों को, 12 लोगों को पराजित किया। और जो नीति अपनाई वो प्रस्बोधरण की नीति कहलाती है। कौन सी नीति अपनाई उत्तर भारत में, लिखो प्रस्बोधरण। और प्रत्यक्ष अपनाई। ठीक है, और 12 लोगों को पराजित किया। उत्तर भारत में 12 लोगों को पराजित कर रहा है। ठीक है, बारह लोगों को पराजित किया। प्रत्यक्ष तौर पर वहां पर क्या है कि ये नीति अपनाई थी, और प्रस्बोधरण नीति वो कहलाती है। ठीक है, और अगर मैं प्रस्बोधरण की बात करूं कि आखिरकार इसका अर्थ क्या बढ़ता है, तो जड़ से उखाड़ फेंकना। क्या, जड़ से क्या करना, उखाड़ फेंकना। कि जड़ से उखाड़ दिया वहां वालों को, और शासन स्थापित कर लिया किसने, समुद्रगुप्त ने। गुप्त काल का महान शासक जिसको माना जाता है। देखो फिर वो दक्षिण भारत, दक्षिणापथ की ओर जब बढ़ा, ठीक है, जब वो इस ओर बढ़ा तो वहां पर जो नीति अपने, मिटा दूं एक बार मैं इसको। देखो यहां पर दक्षिण भारत में, देखो एक चीज अपने को जो लॉजिक तरीके से सोचे। देखो अब इतना बड़ा साम्राज्य कायम था समुद्रगुप्त का, इतना बड़ा साम्राज्य कायम था, सबसे ज्यादा पकड़ उत्तर भारत में थी उसकी। अगर वो दक्षिण भारत में जो विजय प्राप्त कर रहा है, तो अगर वो वहां पे शासन स्थापित करेगा, वो अगर वहां पे शासन स्थापित बिल्कुल यहाँ पे आके अगर वो बैठ जाएगा, तो उत्तर भारत को कौन संभालेगा। ये चीज थी ना, तो उसने बिल्कुल मतलब बीच का रास्ता अपनाया, बिल्कुल बीच का रास्ता अपनाया। मतलब उसने बिल्कुल यहाँ पे मध्य में, बिल्कुल मध्य में आने की कोशिश की, बट कुछ कारणों से कह सकूं तो मैं ऊपर के जो एरिया थे वो थोड़ी पकड़ में ज्यादा थी, इसलिए ऊपरी उसने उत्तर भारत में ज्यादातर शासन की सोची। ठीक है, अच्छा जहां पर एक बार बात कर रहे थे अपने दक्षिणापथ की, दक्षिण भारत की, किसकी, दक्षिण भारत, जिसको दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता है।
यहां पे भी उसने 12 लोगों को पराजित किया। कितने लोगों को? 12 लोगों को। और अगर मैं बात करूं तो अगर इसमें जो लोकेशंस टाइप करने की, देखो ये जो गुजरात है ना, यहां पर कौन सा? गुजरात का एरिया, ठीक है। ये जो गुजरात से लेकर लेकर ये यहां तक का जो एरिया है ना, बिल्कुल ठीक है, ये वाला एरिया, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है यहां पर, ठीक है। ये आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अच्छा, 12 लोगों को यहां पे पराजित किया। अप्रत्यक्ष नीति अपनाई यहां पर इसने, ठीक है। कौन सी नीति अपनाई? अप्रत्यक्ष नीति अपनाई। और अगर मैं कहूं तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई इसने। किसकी? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। कहने का मतलब क्या था कि सिर्फ धन लूटा। क्या लूटा? धन लूटा, शासन स्थापित नहीं किया। किसने? समुद्रगुप्त ने। कहां पर? दक्षिण भारत में। तो एक चीज अपने लिख लेते हैं, नीति क्या थी? ग्रहण मोक्षाग्रह की अनुग्रह की नीति, ठीक है। अच्छा, फिर 12 लोगों को हराया इसने, ठीक है। अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया, ठीक है, अप्रत्यक्ष तौर पर। मतलब धन लूटा उसने सिर्फ, ठीक है, धन लूटने तक ही सीमित रहा, कुछ और नहीं किया इसने, ठीक है। हो गया? कर लिया? नोट कर लिया आपने? ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, अब बात आती है कहां पर? पश्चिम के जो विदेशी शासक थे ना, अपना जो राजस्थान का जो एरिया था ना उस टाइम के आसपास का जो, ठीक है, और अपने जो पश्चिम में इधर क्या थे उस टाइम में, विदेशों के शासक आके बसे हुए थे। जो विदेशी शासक जो थे अपने वहां के, ठीक है, पश्चिम के एरिया के, वहां पर इसने कुछ 3 या 4 प्रकार से कुछ नीतियां पढ़ाई। किस तरह से? सबसे पहले तो जो पश्चिम भारत के जो लोग जो थे इधर वाले, ठीक है, उन्होंने खुद ब खुद आके क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ ने शादी ब्याह रचा ले इसके साथ में, कुछ ने आके दरबार में कह दिया कि प्रभु आप ही हो, हमारा तो कोई भी नहीं आगे पीछे। मतलब जो भी था, इन्होंने कुछ ने तो आत्मसमर्पण किया, कुछ ने आके दरबार में मतलब इनको कोई भेंट चढ़ाई या कुछ भी किया। तो 3-4 प्रकार से इसकी चीज मिलती है। एक तो आत्मनिवेदन, एक कन्योपायन। कन्योपायन क्या होता है कि इसमें जो इसके जो राजा थे इधर पश्चिम वाले, ठीक है, इन्होंने क्या किया? शादी ब्याह रचा ले समुद्रगुप्त के साथ में, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं नंबर 3 किसका? पश्चिमी विदेशी शासक, ठीक है। तो जो पश्चिमी विदेशी शासक जो थे, सबसे पहले तो नंबर 1 इसने नीति अपनाई आत्मनिवेदन की। अपने आप आके निवेदन कर देना कि दरबार में आके क्या कर देना? उपस्थित होकर समर्पण करना गुप्तों के आगे। आकर समर्पण करना, ठीक है, वो भी गुप्तों के आगे। ये नीति सबसे पहले। फिर कन्योपायन की, गुप्तों के साथ क्या किए? वैवाहिक संबंध स्थापित किए अपनी कन्याओं के। किसने? पश्चिमी विदेशी शासकों ने अपनी कन्याओं के विवाह स्थापित किए गुप्तों के साथ। किसने? पश्चिमी विदेशी शासकों ने, ठीक है। एक नीति और मिलती है, 2 नीति और मिलती है। गुरुत्व मंदक की नीति मिलती है। किसकी? गुरुत्व मंदक, यानी कि मुक्ति की। यानी कि अगर मैं किसी के पास जाके दरबार में पेश हो जाऊं कि आप मेरे तो दाता हो, मुझे मुक्ति दिलाओ, शव इसकी, जिसको नीति कहते हैं, ठीक है। एक नीति वो भी इसने अपनाई। नंबर 3 गुरु मंदक की नीति, इसको शविष्य की नीति कहते हैं, मुक्ति दिलाने वाली नीति, ठीक है। अंतिम जो इधर इसने नीति अपनाई थी उसका मिलता है शासन याचना की। कौन सी? शासन याचना की।
कि किसी के माध्यम से जब शासन किया गया, ठीक है, किसने, समुद्रगुप्त ने 4 नीतियां अपनाई विदेशी शासकों के लिए पश्चिम में, और फिर उत्तर पूर्व के शासकों के लिए भी कुछ इसी तरह के चीजें मिलती हैं। इस चीज को नोट करो पहले, कर लिया। देखो फिर उत्तर पूर्व का एरिया आ गया, ठीक है, वो वाला भाग आ गया, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं एक बार मैं, ये वाला भाग आ गया। देखो उत्तर पूर्व में भी कुछ 3 प्रकार की नीतियां इसने अपनाई। कहां पर, उत्तर पूर्व के, ठीक है, उत्तर पूर्व के लिए भी कुछ 3 प्रकार की नीतियां अपनाई। जो सबसे पहले अपने को उल्लेख मिलता है सर्व करदानम की, सर्व करदानम की, यानी कि अब वहां वाले जो शासक थे ना, उन्होंने क्या कहा कि प्रभु, ये शासक जी, हम आपको कर दे देंगे, हम आपको जैसे कहोगे वैसे कर दे देंगे, हम तो आपके ही हैं, ठीक है। तो सर्व कर दानम की जो नीति थी कहां पर अपनाई, सर्व कर दानम, यानी कि कर देकर छूट, कर देकर किसने, यहां के शासकों ने क्या किया, कर देकर क्या किया, अपना खेड़ा छुड़ा लिया कि यार हम तो आपको कर दे देंगे, आप हमें माफ करो, हमारे राज्य बच्चे आप, ठीक है। अच्छा, फिर आज्ञाकरणम, फिर कुछ ने क्या किया, यहां पर दरबार में आकर कुछ एक शासकों ने क्या किया कि दरबार में आकर उपस्थिति दी, किसको, समुद्रगुप्त को, कहा कि कबूल करो हमें, हम तो आपके ही हैं, हम तो आप ही के पुत्र हैं, हमें तो कबूल करो, ठीक है। देखो कितना बड़ा महान शासक है, एक चीज तो ये देखो, इसके पास चल के, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो समुद्रगुप्त में ऐसी चीज रही होगी ना, खौफ होगा समुद्रगुप्त, ऐसे नहीं नेपोलियन कहा इसको, 100 युद्धों का विजेता भी है ये, तो चीज सोचने वाली है। आज्ञाकरणम यानी कि दरबार में उपस्थित होकर, ठीक है, सवे आए शासक चलकर इसके पास, सवे आए चलकर, देख लिया कि हाँ दक्षिण को भी जीत लिया, उत्तर को भी जीत लिया, पश्चिम वाले भी इसके पास आए, तो उत्तर पूर्व वाले ने सोचा कि हम के पीछे हम भी चल देते हैं, भी शासक ठीक लगा हमें भी, ठीक है। ऐसा एक टाइम में हुआ था, एक टाइम और आता है ऐसा, नागौर दरबार रचाया जाता है अकबर के समय में, अकबर के समय में अजमेर, उसके बारमल उसका क्या होता है, नेता होता है, बारमल राजस्थान के अंदर, यानी कि एक दरबार से जाता है नागौर के अंदर, और ऐलान करता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो सारे के सारे, और सभी आ जाते हैं वहां पर। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखना, मैं आगे भी बताऊंगा, 2 शासक मिलते हैं, एक तो कौन, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप का जिक्र आपने सुना होगा, राजस्थान जी के जो पढ़ता है उसको तो पता होगा। एक महाराणा प्रताप का नाम मिलता है, एक मारवाड़ का शासक मिलता है चंद्रसेन, एक चंद्रसेन नाम मिलता है, मारवाड़ का शासक होता है, ठीक है, मालदेव का पुत्र। मालदेव को क्या है कि थोड़े समय बाद अकबर द्वारा जीत लिया जाता है, चंद्रसेन क्या है कि लूट कर वहां से मारवाड़ से चला जाता है, उसके बाद में क्या है कि मालदेव को हराकर मारवाड़ पर विजय पा ली जाती है। अंत तक लड़ा कौन है, महाराणा प्रताप। उस टाइम भी क्या है कि अकबर का बहुत ज्यादा दबदबा था, अकबर ने सबको अधीनता स्वीकार करवा ली थी, ठीक है। कुछ एक शासक हुए इतिहास में जिनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे वहां के सल्तनत काल में। अच्छा, एक बार यहीं पे आते हैं, आज्ञाकरणम दरबार में उपस्थित होकर क्या है कि इन्होंने समर्पण किया, किसने, उत्तर पूर्व के शासकों ने, ठीक है। एक अंतिम मिलती है दरबार आगमन की, ठीक है, प्रणाम आगमन, दरबार में उपस्थित होना। ये क्या करते थे कि दरबार में उपस्थित होकर, देखो कोई तो भेंट चढ़ाता था, कोई मतलब उसका समर्पण कर देता था, ठीक है, और ये लोग प्रणाम करते थे कि हजूर हमारे तो आप ही हो, ठीक है, प्रणाम करते थे। तो देखो ये जो नीतियां थी, युद्ध नीतियां थी किसकी, समुद्रगुप्त की, ये अपने पढ़ ली। अच्छा, अपने टाइम की लिमिट खत्म होती है, तो अपने आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। कल अपने आगे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।